नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव विभाग द्वारा मतदाता सूचियों की जांच कार्य में आई तेजी, यह कहना है चुनाव तहसीलदार जयवीर सिवाच का। उन्होंने शुक्रवार को बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायत चुनाव अगस्त महीने में करवाए जाने की संभावना जताई जा रही। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 और 8 अगस्त को पंचायत चुनाव होने की संभावनाएं जताई गई है। चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यालय को नए मतदाताओं के नए मत सूची बनाने के लिए आदेश भी जारी किए हैं। इसी कड़ी में भिवानी जिला चुनाव कार्यालय में चुनाव निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार जयवीर सिवाच से बात की गई तो उन्होंने बताया कि भिवानी जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें लोहारू में 1,730 पुरुष और 89,295 महिलाएं मतदाता हैं। वहीं भिवानी में 11,02,870 पुरुष और 1,09,13 महिलाएं हैं और तोशाम में 1,09,962 पुरुष मतदाता और 96,882 महिलाएं हैं, जबकि बुआनीखेड़ा में 1,0661 पुरुष मतदाता और 92,381 महिला मतदाता है। वहीं उन्होंने बताया कि पूरे जिले में 8,09,201 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि इसी वर्ष जनवरी 2021 से लेकर जून तक 8,551 नए मतदाता भी बने हैं। चुनाव कार्यालय अधिकारी जयवीर सिवाच ने अपील करते हुए कहा कि 18 वर्ष पूरे होते ही अपना वोट बनवाएं और देश के विकास और राष्ट्र में भागीदारी करें। जैसा कि आपको पता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। 54 लोहारू, 57 भिवानी, 58 तोशाम और 59 भवानीखेड़ा। इन 4 विधानसभा क्षेत्रों के हमारे आज तक के टोटल वोटर हैं 8,09,201 और इस 2021 में जनवरी से लेके अभी जून तक हमारे 8,505 नए मतदाता के रूप में बने हैं, जो कि अब टोटल हमारा 8,09,201 बनता है। इनमें से हमारे जैसे अपना विधानसभा क्षेत्र लोहारू है, लोहारू के अंदर मेल की संख्या 1,0730 है, फीमेल की संख्या 89,295 है। फिर आता है अपना 57 भिवानी विधानसभा क्षेत्र, उसमें हमारे मेल 1,12,870 हैं और फीमेल 1,09,13 हैं। फिर आता है अपना 58 तोशाम के अंदर 1,09,962 हमारे मेल मतदाता हैं और 96,882 हमारी फीमेल मतदाता हैं। चौथा हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो है 59 भवानीखेड़ा, उसके अंदर 1,06,168 हमारे जो है ना मेल मतदाता हैं और 92,381 हमारे फीमेल हैं। हमारे टोटल ज़िला के मेल 4,29,730 हैं और फीमेल जो है 3,79,471 हैं, जो कि टोटल आज के दिन हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट के मिलाकर के मेल और फीमेल दोनों मिलाकर के 8,09,201 मतदाता बनते हैं। हम बारंबार स्वीप के माध्यम से और हमारे जो है ना टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, पोस्टर होल्डिंग के माध्यम से हम बार बार अपील करते हैं, जो जिनकी आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की पूर्ण होती है वो अपना वोट बनवाएं। वो अपना NVSP पे भी वोट ऑनलाइन बनवा सकते हैं, जिला चुनाव कार्यालय में भी आके अपना वोट बनवा सकते हैं और वो अपने BLO संबंधित BLO के पास जाकर अपने बूथ पे अपना वोट बना सकते हैं। और हम अवेयर करने के लिए बारंबार माननीय उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिवानी के दिशा निर्देश अनुसार, आदेश अनुसार जो बारंबार उनके दिशा निर्देश होते हैं उनको फॉलो करते हुए हम जागरूकता के लिए कार्य करते हैं। हम स्कूलों में, कॉलेजों में और जहाँ भी पार्क है और भी कोई बड़ी संस्थाएं हैं, वहाँ पे अवेयरनेस के लिए बार बार उनसे अपील करने के लिए हमारा स्टाफ भेज। बीती रात भिवानी के कुंगड़ गांव में कई मुकदमों के वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम के साथ हुई मारपीट। आपसी धक्का मुक्की के बीच आरोपी को पुलिस से करवाया मुक्त, यह कहना है भिवानी के DSP मुख्यालय वीरेंद्र सिंह का। वहीं उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ ATM लूटपाट के अनेक मुकदमे दर्ज। कल देर रात भिवानी पुलिस की कई मुकदमों में वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने गाँव कुंगड़ गई। आरोपी के परिजनों ने पुलिस टीम के साथ मार पिटाई करी। जब इस बारे में जिला हेडक्वार्टर DSP वीरेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आरोपी के ऊपर कई जिलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। आरोपी ATM, बैंक लूटपाट करने सहित कई संगीन अपराधों में शामिल रहा। आरोपी के 2 साथी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्हीं की निशानदेही पर आरोपी मोनी को गिरफ्तार करने उनके गांव कुंगड़ पहुंचे और रात के समय पुलिस टीम ने जब उसको पकड़ा तो आरोपी के परिजनों ने इकट्ठा होकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस टीम के सदस्यों को चोटें भी आई।
पुलिस टीम के अनुसार उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी मोनी अपने गांव में आया हुआ है। सूचना पाकर CIA 2 अपनी टीम के साथ गिरफ्तार करने के लिए पहुंची और पुलिस ने जैसे ही आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके परिजनों ने अचानक पुलिस टीम पर हमला कर दिया और आरोपी को मुक्त करा दिया। इसके चलते पुलिस द्वारा आरोपी के परिजनों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और आरोपी को भगाने के आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू की गई है। CIA 2 की टीम लोकल हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश व अन्य कर्मचारियों के साथ कुंगड़ गांव में मोनी नाम का एक अक्यूज्ड है, जो हमारे कई केसों में ATM के जो फ्रॉड केस हैं, भिवानी के, दादरी के, जींद के, उनमें वांटेड है। इस संबंध में 2 अक्यूज पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उस व्यक्ति को कल काबू किया गया था, तो उसके परिवार की काफ़ी औरतें और जो अन्य व्यक्ति हैं, उन्होंने एकदम पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जो मौके का फ़ायदा उठा के मुलजिम जो है ना हाथ से निकल गया। पुलिस पार्टी के ऊपर हमला करने के संबंध में जो वहाँ की औरतें हैं, जो उसके परिवार के सदस्य हैं, 8-10 को बाई नेम और 10-15 अन्य के खिलाफ सरकारी कार्यों में बाधा डालने के लिए, पुलिस का काम रोकने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने एक मुलजिम को भागने में सहायता की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10+2 के परीक्षा परिणाम हेतु बनाए फार्मूले पर उच्चतम न्यायालय ने लगाई अपनी मोहर। यह कहना है बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह व बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद का। उन्होंने बताया कि बोर्ड की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित फार्मूले में 10वीं कक्षा से 30%, 10+1 से 10% व 10+2 की आंतरिक परीक्षा से 60% नंबर देकर विद्यार्थियों का परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा तय फार्मूलों को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने सभी राज्यों को 31 जुलाई से पहले रिजल्ट जारी करने को कहा है। हरियाणा बोर्ड ने रिजल्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में CBSE से अलग फार्मूला दिया था। इस फार्मूले के अनुसार 10वीं के रिजल्ट पर 30%, 11वीं के रिजल्ट पर 10% और 12वीं के इंटरनल असेसमेंट पर 60% वेटेज मिलेगी। इससे हरियाणा का रिजल्ट इस बार CBSE के स्कूलों से बेहतर रहेगा। पास होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ेगी और प्राप्तांक भी CBSE से ज़्यादा रहेंगे। हरियाणा बोर्ड की 14 सदस्यीय कमेटी ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर ये फार्मूला तैयार किया है और जल्द ही कमेटी की फिर से बैठक बुला के इसके नियम फाइनल किए जाएंगे और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक समय दिया है, लेकिन हरियाणा में रिजल्ट उससे पहले ही जारी कर दिया जाएगा। वहीं फेल होने वाले बच्चों को कंपार्टमेंट की श्रेणी में ही रखा जाएगा। 12वीं की जो परीक्षा नहीं हो पा रही, उसके परीक्षा परिणाम की तैयारी कर रहा है। आज सर्वोच्च न्यायालय में बोर्ड ने जो फार्मूला लिख कर दिया था, उसके बारे में कहा है कि प्रत्येक बोर्ड स्वतंत्र है, अपने निर्णय स्वयं करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हमारा बोर्ड ने जो फार्मूला दिया है वो पास हो गया है। इस बार हमें जो 12वीं की परीक्षा नहीं हो पाई, उसके परीक्षा परिणाम को तैयार करते हुए 10वीं कक्षा का 30% लेंगे, 11वीं कक्षा का 10% लेंगे और 12वीं कक्षा का 60% लेंगे। क्योंकि 11वीं कक्षा का 10% इसलिए ले रहे हैं जबकि CBSE 30% ले रहा है कि पिछले वर्ष जो बोर्ड द्वारा परीक्षाएं 11वीं कक्षा की ली गई थी, सभी संपन्न नहीं हो पाई थी। दूसरा, जो होशियार विद्यार्थी होते हैं सामान्यतः 11वीं में के परीक्षाओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो कंपटीशन की तैयारी करते हुए ऑब्जेक्टिव सवाल की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करते हैं, तो उनके अंक भी कम आते हैं। इस कारण से बोर्ड ने 11वीं के अंकों का 10% 12वीं की परीक्षा परिणाम में शामिल करने के लिए लिया है। दूसरा, विद्यालयों से भी मेरा निवेदन है कि भी प्रत्येक विद्यालय तैयार रहे। सोमवार से यानी कि हम 28 तारीख से 6 तारीख तक सब विद्यालयों का लिए पोर्टल खोल रहे हैं, जिसमें उनको अपने 10वीं के और 11वीं के मार्क्स अपलोड करने होंगे प्रत्येक विद्यार्थी के, जिससे समय पर रिजल्ट दिया जा सके। इसलिए विद्यालयों से पुनः मेरा निवेदन है कि अपने तैयारी पहले करके रखें। सोमवार से लेकर सोमवार तक 8 दिन का समय दिया गया है प्रत्येक विद्यालय को और हमारा प्रयास रहेगा। शुक्रवार को विभिन्न विभागों के कच्चे कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्थानीय हुड्डा पार्क में एकत्रित हुए। वहीं कर्मचारी नेता धर्मेंद्र भाटी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त भिवानी को एक ज्ञापन भी सौंपा।
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विभिन्न विभागों के कर्मचारी स्थानीय हुड्डा पार्क में एकत्रित हुए और प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला उपायुक्त को दिया। इस दौरान धर्मेंद्र भाटी ने बताया कि जिला उपायुक्त को पहले भी डीसी रेट पर लगे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया था और उनसे इस बात से अवगत कराया गया था कि भिवानी में डीसी रेट पर लगे कर्मचारियों का वेतन सबसे कम है और स्लैब प्रणाली बनाकर इसे बढ़ाया जाए, जिसके लिए डीसी साहब ने मना कर दिया था। इसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए सर्व कर्मचारी संघ ने आज आह्वान किया था कि लघु सचिवालय का घेराव किया जाएगा। आज जिला उपायुक्त ने 5 सदस्यों को बातचीत के लिए बुलाया है और वे अपनी मांगों को लेकर डीसी से मुलाकात करेंगे। जो डीसी रेट के कर्मचारी हैं उनका डीसी रेट बढ़वाने के लिए ये प्रदर्शन है। सर्व कर्मचारी संघ ने पीछे नोटिस दिया था कि आप डीसी साहब, भिवानी का डीसी रेट सबसे कम है, आप कृपा करके और डिस्ट्रिक्टों में जिस प्रकार से स्लैब प्रणाली बना करके डीसी रेट बढ़ाए जा रहे हैं उसी प्रकार से आप डीसी रेट बढ़ाइए। तो डीसी साहब ने इसके लिए मना कर दिया था कि हम डीसी रेट अब की बार नहीं बढ़ाएंगे। सर्व कर्मचारी संघ ने उसका नोटिस दिया और आज उस नोटिस पर कार्रवाई करते हुए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज ये प्रदर्शन से पहले डीसी साहब ने 5 सदस्यों का जो प्रतिनिधिमंडल हमारा था उसने वार्ता के लिए बुलाया हुआ है और हम यहाँ से प्रदर्शन लेके बिजली के और स्वास्थ्य विभाग के डीसी रेट के कर्मचारी तमाम के तमाम प्रदर्शन लेते हुए डीसी कार्यालय जाएंगे। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनिट हेड ऑफिस हिसार, सर्कल सेक्रेटरी भिवानी। हमारा ये कहना है कि पूरे जिलों में लगभग 22 जिलों में से लगभग 17 जिलों में डीसी रेट स्लैब के आधार पर हो रहा है, एक्सपीरियंस के आधार पर हो गया। हमारे बिजली में साथी कोई 0 से 5 साल का काम कर रहा है, कोई 5 से 10 साल तक काम कर रहा है, कोई 10 साल से ऊपर काम कर रहा है। सभी जिलों में लगभग 15-16 जिलों में स्लैब के आधार पर रेट तय कर दिए गए हैं। लेकिन डीसी भिवानी की मनसा ऐसी, हमारे दादरी है, हमारा जिला साथ में लगता और रोहतक है, सभी में डीसी दादरी ने अभी इसी काल में एक्सपीरियंस के आधार पर रेट तय कर दिए गए। लेकिन डीसी भिवानी ठीक उसके विपरीत काम कर रहे हैं। वो तो एक कोरोना की आड़ लेकर के कर्मचारियों को भ्रमित कर रहे हैं। ये भ्रमित करने वाली फौज नहीं है, ये सर्व कर्मचारी संघ का डेपुटेशन उससे एफिलेटेड यूनियन है। हम कर्मचारियों की लड़ाई जब तक हमारा डीसी रेट लागू नहीं कर दिया जाएगा, सभी भागों तक तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। भिवानी के निकटवर्ती गांव बडेसरा के खेत में सिंचाई नाली ध्वस्त करने के विवाद में चचेरे भाई की हत्या व भतीजे समेत 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। इस बारे में डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि नाली उखाड़ने के विवाद में फरसे से किए गए हमले में घायल जयपाल व अन्य को अस्पताल भेजा गया, जहां से पीजीआई रोहतक के चिकित्सकों ने जयपाल को मृत घोषित कर दिया। जिले के गांव बडेसरा में खेत की नालियां काटने को लेकर हुए विवाद में पिता ने पुत्र के साथ मिलकर खेत के पड़ोसी अपने ही परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी। इस हमले में 2 चचेरे भाई और 1 भतीजा भी घायल हुआ। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि भिवानी के गांव बडेसरा में खेत की नाली उखाड़ने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल हैं। उन्होंने बताया कि जयपाल ने अपने खेत में बनी नाली तोड़ दी, जिससे कि रामचंद्र के खेत में पानी जाता था। उसके बाद रामचंद्र और उसका लड़का नसीब वहां पहुंचे और इसके बाद रामचंद्र और जयपाल के परिवार में झगड़ा हुआ, जिसमें जयपाल और उसके परिवार के लोग घायल हुए। जयपाल को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बडेसरा गांव में दिन के समय में पानी लगाते हुए दो जमींदार के बीच में नाली को लेकर, जो पानी लगाने वाली नाली होती है, उसको लेकर झगड़ा हो गया। एक परिवार के जो सदस्य जयपाल सन ऑफ ताराचंद, धर्मवीर और करमवीर, ये अपने खेत में पानी लगा रहे थे। दूसरी तरफ से रामचंद्र और उसका लड़का नसीब, वो वहाँ मौके पर पहुँच गए और इनका आपसी में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि जयपाल ने अपने खेत में बनी हुई नाली तोड़ दी, जिससे नसीब और रामचंद्र के खेत में पानी लगता था। तू में होते होते दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा हो गया और नसीब और रामचंद्र ने वहाँ मौके पे जो लाठी वगैरह थी, डंडे वगैरह थे, उनसे जयपाल, धर्मवीर और करमवीर को चोटें पहुँचाई, जिससे जयपाल को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जिसे रोहतक रेफ़र कर दिया गया। रोहतक में सिर में जो चोटें लगी हुई थी उसके कारण उसकी मौत हो गई। इस संबंध में हमने पीड़ित पक्ष के बयान लेकर और
जो अपराधी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसमें नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। वर्ष 2012-2016 के ओलंपिक खेलों में भाग ले चुके भिवानी के होनहार मुक्केबाज विकास कृष्णन टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में दिखाएंगे अपने मुक्के का दम। वहीं उनके माता पिता का कहना है कि हरियाणा पुलिस में तैनात डीएसपी विकास कृष्णन लगातार तीसरी बार ओलंपिक खेलों में भाग लेकर देश को स्वर्ण पदक अवश्य दिलाएगा। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय मुक्केबाज टीम के सबसे अनुभवी मुक्केबाज विकास कृष्णन इन दिनों इटली में टोक्यो ओलंपिक की तैयारी में जुटे हैं। वे 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय मुक्केबाजी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। मिनी क्यूबा के नाम से विख्यात भिवानी शहर के मुक्केबाज विकास कृष्णन को 2016 के रियो ओलंपिक और 2012 के लंदन ओलंपिक का अनुभव भी है, जिनसे देश को पदक की उम्मीद है। विकास कृष्णन के लगातार तीसरी बार ओलंपिक में जाने को लेकर उसके परिवार और भिवानी वासियों में खुशी का माहौल है और साथ ही गोल्ड मेडल की उम्मीद भी है। मेरा नाम विकास कृष्ण यादव है और मैं भारत की तरफ से ओलंपिक के अंदर तीसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मेरा वजन वेट कैटेगरी 69 किलोग्राम है और ये मेरा तीसरा ओलंपिक्स होगा और इस बार मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी तैयारियां चली हैं इस प्रकार से हमको गवर्नमेंट का सहायता कम, ताकि वहां जाके हम अच्छी से अच्छी तैयारियां कर सकें ओलंपिक्स को मद्देनजर रखते हुए। अभी 30-35 दिन का समय बचा है, तो आप लोग एक अलग विकास को खेलते हुए देखोगे और इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से आप 2 या 3 मरीज की उम्मीद भारतीय टीम से कर सकते हैं। विकास अब 69 किलो में खेलने जा रहा है और तीसरी बार ओलंपिक खेलने जा रहा है। 2 बार पहले खेल लिया, तीसरी बार गया हुआ है। विकास ने अब की बार बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी है, ज़बरदस्त कह रहा था पापा बहुत बढ़िया तैयारी है मेरी, अब की बार मेडल नहीं मैं गोल्ड मेडल लेके दूंगा। विकास ने 2001 में बॉक्सिंग चालू की थी भिवानी से, उसके बाद बच्चा ये था जब चालू की, फिर उन्हें सब जूनियर में गोल्ड लिया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, एशियन में लिया, फिर यूथ में आगे, यूथ में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड, एशियन में गोल्ड, फिर सीनियर होते ही सबसे पहले 2010 में एशियाड ग्वांगजोंग जो हुआ उसमें गोल्ड लिया, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया और यूथ ओलंपिक के गेम थे सिंगापुर उसमें ब्रॉन्ज मेडल लिया, फिर 2014 में एशियन गेम्स में गोल्ड और 2018 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड और एशियाड में ब्रॉन्ज मेडल लिया। विकास को अब पूरा एक्सपीरियंस है, पूरी स्ट्रेंथ है, अब कोई कमी नहीं मेरे को लगती कि वो मेडल से वंचित रही। मैं तो ये सोच रहा हूँ, विकास कह भी रहा है बार बार पापा मेडल ही नहीं मैं गोल्ड ले आके दूँगा। विकास तो एक अनुभवी मुक्केबाज हो चुका, क्योंकि वो तीसरी बार तो ओलंपियन है अब की बार, और सभी मेडल्स हैं एशियन गेम्स के और कॉमनवेल्थ के। मेरे हिसाब से मेडल की तो कोई कमी है ही नहीं, ना तो सीनियर में ना जूनियर में, शुरू से ही उसके बहुत गोल्ड मेडल हैं और सबसे सीनियर मुक्केबाज है और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और अब अनुभव भी खूब हो चुका, क्योंकि 30 साल हो चुके 2001 से और 2021 तक 20 साल तो बॉक्सिंग में ही हो चुके हैं। तो एक फील्ड में 20 साल रहने के बाद मेरे हिसाब से अनुभव की तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रखी है, जो क्योंकि पहले 2016 के मुकाबले कह रहा था कि मम्मी 2016 में जो कमी रही है वो अब नहीं होगी, क्योंकि 4 साल हो चुके उन बातों को भी बहुत, जैसे इसमें भी दूसरे उसमें भी गया था गेम्स में, तो उससे भी काफ़ी तजुर्बा मिला है उसको, विदेशों में भी काफ़ी बार ये गेम्स में इसमें गया है खेलने के लिए, तो उससे भी अनुभव काफ़ी रहा है। तो अब कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, अब ना मेहनत की कमी ना कोई अभ्यास की कमी, अब तो बस लक भगवान साथ दे दे। देश तो ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंग्लैंड, इनके बॉक्सर ही कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा थोड़े से तेज तर्रार बॉक्सर होते हैं, बाकी एक आध बॉक्सर तो किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन विकास का तजुर्बा उनसे ज़्यादा है और जैसे उनके साथ उनकी फ़ाइट भी हुई है, पीछे भी हुई थी, तो वो कि ये कि हेडगार्ड की वजह से, जब हेडगार्ड निकालते तो उसके कटों की वजह से तो कोई कई बार उसका मेडल आता था, जैसे पीछे भी अब इसमें गया था तो उसमें, हाँ जी, तो उसमें तो अब उसका रह गया, तो चोट लग जाती है तो किसी कारण से जैसे सर से लग गया या अगला मुक्केबाज गलत खेल जाए तो उस वजह से
तो उसको परेशानी होती है, नहीं उसको कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़। बीती शाम को भिवानी के निकटवर्ती गांव गुजरानी में सीएम फ्लाइंग ने केमिस्ट की दुकान पर छापेमारी करके बेची जा रही अनेक प्रतिबंधित दवाओं को अपने कब्जे में लिया। वहीं इस बारे में सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि दवा विक्रेता के पास केमिस्ट का लाइसेंस भी उपलब्ध नहीं था। जिले के गांव गुजरानी में एक केमिस्ट की शॉप पर सीएम फ्लाइंग और भिवानी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई की। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि गांव गुजरानी में विशाल मेडिकल स्टोर के नाम से मेडिकल शॉप है जिस पर प्रतिबंधित दवाइयां बेची जा रही हैं। दोपहर को सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ गांव गुजरानी के मेडिकल स्टोर पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान स्टोर का लाइसेंस नहीं मिला, साथ ही स्टोर पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुई। वहीं शॉप में इस्तेमाल की हुई सिरिंज भी बरामद हुई जो कि बिना डॉक्टर की सलाह के ही लगाई हुई प्रतीत हो रही थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर कृष्ण ने बताया कि टीम के साथ आए हैं। उन्होंने बताया कि बहुत सी ऐसी दवाई बरामद हुई है जिसका प्रयोग अगर लगातार किया जाए तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की हड्डियां भी गल जाएं। ये सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से कोई हमें शिकायत मिली थी तो उसके आधार पर हमने आज छापा लगाया है और इसमें भारी मात्रा में कोर्टिकोस्टेरॉइड्स मिले हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बिना अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के यूज करते हैं तो बहुत नुकसान करता है। जैसे कि हड्डियां, अगर देसी भाषा में बात की जाए तो हड्डियां खाली हो जाती हैं 4-5 साल तक अगर लगातार यूज किया जाए। बाकी मल्टी ऑर्गन जो फेलियर हैं वो भी हो जाता है इसमें, लेकिन हड्डियों का मेन है इसमें। हड्डियां सारी खाली हो जाती हैं 4-5 साल अगर यूज करता रहे तो ये दिक्कत है इसमें। तो क्या कर आगे ड्रग एक्ट में हम कार्रवाई कर रहे हैं तो उसको नोटिस देंगे। कर दिया, सारी दवाइयों को सील कर दिया गया है और ड्रग एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित गुरुद्वारे में सुख को छठे गुरु हरगोविंद सिंह के जन्मदिन पर सुखमणि साहिब के पाठ का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर गुरुद्वारे में लंगर का प्रसाद भी वितरित किया गया। भिवानी के रेलवे रोड स्थित गुरुद्वारे में आज सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी के जन्म दिवस पर सुखमणि साहिब का पाठ किया गया और लंगर के प्रसाद वितरण भी किया गया। गुरु हरगोबिंद सिंह जी सिखों के छठे गुरु हैं। इन्हें छठे बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। गुरु हरगोबिंद सिंह जी की जयंती नानक शाही पंचांग के मुताबिक 25 जून को मनाई जा रही है। सिख समुदाय इस दिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाता है। इस दिन गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन और विशेष लंगरों का आयोजन किया जाता है। गुरु हरगोबिंद सिंह जी को अकाल तख्त की स्थापना और सिख समुदाय को मीर और पीर की तलवार देने के लिए जाना जाता है। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु हरगोबिंद सिंह जी जो गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र थे, छठे गुरु थे, उनका आज जन्म दिहाड़ा है और इनको माता गंगा जी जो इनकी माता जी हैं, इन्होंने बाबा बुड्ढा जी से मांग कर वरदान में लिया था। आज के दिन मिस्सी रोटी, लस्सी और अचार का प्रचलन है सिख धर्म में। गुरुद्वारों में सारे देश में विदेश में ये बांटा जाता है। सुबह सुखमणि साहब का पाठ हुआ, उसके उपरांत भोग पड़ा, कीर्तन हुआ 1 बजे तक, फिर अरदास हुई। अब बाबे का टूट लंगर चल रहा है और इनका गुरु अर्जन देव जी का तो सबको पता है, इन्होंने बहुत वो कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसे इनके सपुत्र थे ये गुरु हरगोबिंद सिंह, सिख इतिहास में इनका नाम है और छठे गुरु थे हमारे ये। और आज के दिन सारे जो भी है, बाबा बुड्ढा जी का गुरुद्वारा पंजाब में मशहूर है, जिसके भी औलाद नहीं होती है वहाँ जाके वरदान मांगते हैं। ये पहले गुरु अर्जुन देव जी लश्कर के साथ फौजें लेके चले गए गुरुद्वारे में, तो बाबा जी बोले ऐसे नहीं, पैदल चल के आओ। फिर इन्होंने अपनी पत्नी को भेजा, गंगा माता जी बोलते जिनको, उन्होंने वरदान मांगा तो गुरु हरगोबिंद साहब ये पैदा हुए और ये हमारे छठे गुरु हुए। सेवानगर स्थित कुसुमेश्वर महादेव मंदिर में चल रहे 5 दिवसीय बगलामुखी यज्ञ के चौथे दिन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर महंत माईजी महाराज द्वारा आयोजित यज्ञ में हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव ने पहुंचकर यज्ञ में आहुति डाली। स्थानीय सेवानगर स्थित कुसुमेश्वर महादेव मंदिर में चल रहे 5 दिवसीय मां बगलामुखी यज्ञ के चौथे दिन यानी कि आज शुक्रवार को हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव खास तौर पर पहुंचे और यज्ञ में आहुति अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यज्ञ भारतीय परंपरा का हिस्सा है और मां बगलामुखी सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाली है। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने हवन में आहुति अर्पित कर सबके सुख और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। भारत माता चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित इस यज्ञ में अरविंद यादव के साथ साथ चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर आर.के. मित्तल और बोर्ड चेयरमैन जगबीर सिंह और उनके साथ जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान ईश्वर धामू भी खास तौर पर मौजूद रहे।
देवा देवता मरुतो देवता पृथ्वी देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता सर्वमंगल। ये 5 दिन का यज्ञ चल रहा है बगलामुखी माँ का, और बगलामुखी माँ की जो आराधना होती है वो कष्टों को, विरोधियों को तांत्रिक देवी माना गया है। तो उसी का ये 5 दिन का यज्ञ था, आज चौथा दिन है। और आज मुझे सौभाग्य मिला कि यहाँ आकर आहुति डालने का, और मित्रों के द्वारा मुझे जानकारी मिली थी, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और आरती के पश्चात जो है आप मेरे सामने आए हैं, तो मैं सीधा यज्ञ में से खड़ा हुआ हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि जो ये कोविड-19 बीमारी चल रही है, जिसके कारण से हम सब लोगों के बीच में इतने बड़ी संख्या के अंदर साथ छोड़ के चले गए हैं, उन सबको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, और वातावरण आज के इस यज्ञ से इतना स्वच्छ और हो जाए कि फिर ये बीमारी के वायरस जो है इसका खात्मा यहीं पर इसी यज्ञ के संपूर्ण होने के साथ समाप्त हो जाए। हम सब जानते हैं कि माँ कामाख्या के पट द्वार इस 22 जून से 26 जून तक बंद रहते हैं। इसीलिए भारत माता चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके हम सदस्य हैं, क्योंकि वहाँ कोरोना के कारण अब हवन यज्ञ करना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर भिवानी में ये यज्ञ किया जा रहा है। और मुझे इस यज्ञ में आने का यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली। संत कबीर थे महान समाज सुधारक व अग्रदूत। 15वीं शताब्दी में विभिन्न कुरीतियों को दूर करने में रहा महत्वपूर्ण योगदान, यह कहना भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य का। स्थानीय DRDA सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने संत कबीर की प्रतिमा के समक्ष बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित किया तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सीधा प्रसारण भी प्रसारित किया। जी की जयंती राज्य स्तर पर मनाई जा रही है, उसमें जिला भिवानी में भी मुख्यालय स्तर पर, सब डिवीजन स्तर पर और तहसील भिवानी में भी ये बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। संत कबीरदास जी का जो मानव कल्याण के लिए संदेश था कि जो सामाजिक बुराइयां हैं, धार्मिक पाखंड है, रूढ़िवादी कुर्तियां हैं, उन सभी को उखाड़ फेंकने का जो उनका अपने दोहों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से संदेश था, ना केवल 15वीं शताब्दी में प्रासंगिक था, लेकिन आज भी उतना ही पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए उनके दोहे, उनकी कविताएं मानव कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। जैसे ये जो उस समय जो उन्होंने जो बात कही थी, आज कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है। मैं तो साधुवाद देना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने संतों की जयंतियाँ सरकारी स्तर पर भी मनाने के लिए कहा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।